नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ विशांत शर्मा। तो देखो, आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर जिसका नाम है सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सीबीएसई में भी कम से कम 7 मार्क्स का तो आना ही आना है। ना यकीन आए तो सैंपल पेपर उठा करके देख सकते हो। तो ये चैप्टर सेमी कंडक्टर डिवाइसेस वन शॉर्ट वीडियो में हम कवर करेंगे और इसी वीडियो में मुझे लगता है मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा जो मैंडेटरी है बोर्ड एग्जाम के लिए। और मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर का क्वेश्चन आने वाला है अगर ये वीडियो तुम ढंग से 1.25 या 1.5 की स्पीड पे देखते हो तो। कुल मिलाकर के यह है सिलेबस सीबीएसई का जो हमें देखना है और उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। सिलेबस आ रहा होगा तुम्हारे सामने और हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्या यूज है इसका और कैसे इसने हमारे आने वाली लाइफ को बहुत ही इजी बना दिया है और बहुत ही सुटेबल बना दिया है। तो बात करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की। तो देखो, यहां से मैं स्टार्ट करूंगा सन 1930 से पहले। सन 1930 से पहले जो टेलीविजन आते थे या जो बड़े बड़े अप्लायंसेस आते थे उसमें वैक्यूम ट्यूब नाम की चीज होती थी। वैक्यूम ट्यूब नाम की चीज का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करना, जिससे कि हम अपने हिसाब से करंट को वेरी कर सके। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर देंगे तो करंट भी अपने हिसाब से हम वेरी कर सकते हैं। अब यहां समस्या ये थी कि ये जो वैक्यूम ट्यूब्स होती है ये साइज में काफी बल्की होती है और काफी हैवी होती है। तो यहाँ पे हमें वैक्यूम क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती थी। और जब हम यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब बनाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं कैथोड से एनोड की तरफ को, तो वहां पे हम इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ठीक है, सारी चीजें चल रही थी, मजा आ रहा था, लेकिन यहाँ चीजें बल्कि थी। अब इसका साइंटिस्ट कोई अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि कोई ऐसी चीज आए कि साइड में इतना हैवी और बल्कि भी ना हो और हमारे सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए। तो तभी आता है 1930 और एक नए क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पता चलता है जो कि इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को कंट्रोल, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को बड़ी इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। और मजे की बात ये थी कि ना तो ये साइज में काफी बल्कि होते थे और ना ही काफी बड़े होते थे और ना ही हैवी होते थे। तो बहुत बढ़िया बात थी। मतलब यहां से आगे टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में क्रांति आने वाली थी। जितने भी आज हम मोबाइल फोन देखते हैं, जितने भी आज हम टेलीविजन देखते हैं, जितनी भी आज हम एलईडी लाइट्स देखते हैं, ये सारा पॉसिबल हो पाया केवल और केवल सेमीकंडक्टर्स की वजह से। क्योंकि हमें इन्हें बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को कंट्रोल करना पड़ेगा। और टेलीविजन तक तो ठीक है कि हमने वैक्यूम ट्यूब लगा करके कंट्रोल कर दिया था, लेकिन अगर मोबाइल की बात आए तो क्या मोबाइल को इतना बड़ा बनाया जा सकता है कि वैक्यूम ट्यूब लगा के इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल किया जाए? क्योंकि अगर मोबाइल में वैक्यूम ट्यूब ना लगाई गई तो जो पिक्चर बनती है ना तुम्हारी स्क्रीन पर, जिसे तुम मुझे आप देख पा रहे हो इस वीडियो में, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। ऐसी टेलीविजन में जो पिक्चर बनती है वो किसकी वजह से पॉसिबल है? वैक्यूम ट्यूब की वजह से। अब टेलीविजन तक तो ठीक था कि बड़ी चीजें रख दो एक जगह उठा करके चली रहा था बात, लेकिन मोबाइल फोन्स या बड़ी बड़ी ये जो ऑक्टा कोर प्रोसेसर्स आते हैं, है ना, मतलब यहाँ इफिशियंसी बहुत कम थी। तो अब यहाँ जैसे इसकी शुरुआत, इसकी डिस्कवरी हुई, इसके बारे में पता चला क्रिस्टलाइन सॉलिड जो कि सेमीकंडक्टर है कि इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है और हम यहाँ पे इसे साइज में बल्कि भी नहीं होना और साइज में ज्यादा भारी भी नहीं होना। तो यहाँ पे क्या हो सकता था कि यहाँ पे हम मोबाइल भी बना सकते हैं क्योंकि साइज में बल्कि रहेगी। तो मोबाइल देखो तुम्हारे सामने चल रहा है, तो सिलिकॉन ये सेमीकंडक्टर की वजह से पॉसिबल हो पाया है। आज की टेलीविजन देखे हैं तुमने कैसे हैं? देखो पीछे देख कितने पतले पतले स्लिम स्लिम एकदम बढ़िया, है ना। तो ये किस वजह से पॉसिबल, या एलईडी लाइट्स है, ये किस वजह से पॉसिबल है? सेमीकंडक्टर्स की वजह से। इतनी इतनी एलईडी लाइट आती है, इतनी इतनी देखोगे तुमने, इनके अंदर वैक्यूम ट्यूब लगाते तो क्या होगा? इतनी बड़ी लाइट बनती है। कैसे पॉसिबल हो पाती है बात? तो इसलिए उस टाइम तो बनी नहीं थी, लेकिन जैसे सेमीकंडक्टर की डिस्कवरी हुई तो सारी चीजें बन रही है। और आज हम देख लो टेक्नोलॉजी कैसे जा रही है, केवल एक डिस्प्ले मात्र पे ही, केवल डिस्प्ले पे ही हम सारी चीजें कर पा रहे हैं। तो ये पॉसिबल है सेमीकंडक्टर। तो क्या होता है सेमीकंडक्टर? तो यहाँ हम शुरुआत करते हैं। देखो, 3 टाइप के मटेरियल हमने पढ़े हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सके इजीली। लेकिन कंडक्टर की कमी ये थी कि हम इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। यहाँ इंसुलेटर में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं हो सकते क्योंकि उनके बीच का एनर्जी गैप इतना ज्यादा है। बात थी सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सेमीकंडक्टर्स हैं और इनमें हम इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बस क्या करना होगा, इनके अंदर थोड़ी सी इंप्यूरिटी मिलानी होगी जिसे डोपिंग बोलते हैं, ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी। आगे इसके बारे में बात करते हैं फिलहाल। तो बात यह है कि जो सेमीकंडक्टर्स के बारे में पता चला ऐसा क्या है इनके बाद। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे? एनर्जी बैंड से, कि सेमीकंडक्टर्स में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा, जिसकी वजह से हमें पता चल पाया कि कितने हेल्पफुल है हमारे लिए। तो देखो यहाँ पे अगर बात करें किसकी, एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स, तो सॉलिड में एनर्जी का क्या हिसाब है? देखो मान लो हमारे पास कोई सॉलिड है, केवल एक एटम है सॉलिड का,
ये मान लो मैंने एग्जांपल के सिलिकॉन लिया, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 14, 284 लिखा हमने, इलेक्ट्रॉन लिया हमने, तो यहाँ क्या है सिलिकॉन का आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें इलेक्ट्रॉनों का, तो देखो न्यूक्लियस है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब बची की बात यह है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आते जाते हैं इनकी एनर्जी कुछ और होगी, और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है इनकी एनर्जी कुछ और है। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है नील बोहर साहब, और उन्होंने एक बात कही थी कि हर एक ऑर्बिट की अपनी एनर्जी फिक्स होती है। मतलब कि जो ऑर्बिट थर्ड वाला है और ये सेकंड वाला है और ये फर्स्ट वाला है, इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है इनकी एनर्जी कुछ और है, और सेकंड वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है इनकी एनर्जी कुछ और है, और इस वाले में जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी कुछ और है। क्योंकि एक आइसोलेटेड एटम है, इसका आइसोलेटेड मतलब ये बाहर के किसी एटम से कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहा, केवल सिंगल एटम है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा उसकी एनर्जी कुछ और, जो दूर होगा उसकी एनर्जी कुछ और, क्योंकि न्यूक्लियस इंटरेक्शन है इसका, बस कुछ और नहीं। अब अगर हम एक सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड में तो काफी सारे एटम्स होते हैं, करोड़ों एटम्स होते हैं। तो जैसे हम सॉलिड्स की बात करें, जैसे कि बहुत सारे एटम्स हैं, अभी इससे इंटरेक्शन कर रहे हैं मान लो, है ना। तो अगर मैं बात करूं तो इस इलेक्ट्रॉन का इससे इंटरेक्शन की वजह से तो एनर्जी कुछ है ही, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन की इसके इंटरेक्शन की वजह से भी कुछ और एनर्जी हो जाएगी। मतलब डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन की वजह से डिफरेंट एनर्जीज हो जाएगी अपने आप ही, तो एनर्जी चेंज हो जाएगी। अब ये एनर्जी को चेंज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो एनर्जी को चेंज को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एनर्जी बैंड डायग्राम। हमारे पास दो टाइप के लेवल होते हैं, एक तो कंडक्शन बैंड और एक कंडक्शन बैंड और एक वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड क्या होता है? कंडक्शन बैंड वो बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन अगर पहुंच गए तो करंट फ्लो होने लगेगी। वैलेंस बैंड क्या होता है? वैलेंस बैंड वो होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। हमारा काम क्या है? वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पहुंचाना। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कहां पहुंचाना? कंडक्शन बैंड में पहुंचाना। वो पहुंचेंगे कैसे? बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी देकर के पहुंच जाएंगे। तो यहीं पे अगर हम बात करें कि ये सिस्टम कैसा है कि अगर मैं इसके एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करूं, देखो ये वैलेंस बैंड या कंडक्शन बैंड। अगर देखो 1s1 है, 1s1 मतलब जो ऑर्बिट बिल्कुल न्यूक्लियस के पास है, तो उसके एनर्जी में तो कोई खास ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं अगर तुम इसके स्पेसिंग को चेंज भी कर दोगे। इंटर एटॉमिक स्पेसिंग का मतलब ये जो रेडियस है इन दोनों के बीच के, चेंज करते चले जाओ, तो कोई एनर्जी में ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि काफी पास है। इसके पास वाला दूसरा ऑर्बिट भी देखो यहाँ चल रहा है, यहाँ भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, थोड़ी बहुत एनर्जी का वेरिएशन होगा, बस इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2p6 में भी कितनी है? यहाँ पे थोड़ी बहुत एनर्जी का फर्क पड़ा, बाकी कुछ नहीं होगा। लेकिन 3s2 यहाँ देखो ये एनर्जी लेवल है, यहाँ पहुंच गए। ऐसे यहाँ पे यहाँ 3p6 होना चाहिए था, है ना। तो दो तो अवेलेबल है, जरूरत कितने की है? 4 इलेक्ट्रॉन्स की। ऐसे यहाँ 3s2, तो 3s2 में क्या है भाई? अवेलेबल कितने हैं? 2। तो कुल मिलाकर के जैसे जैसे हम इसके इंटर एटॉमिक स्पेसिंग को डिक्रीज करेंगे, तो यहां क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके बीच के एनर्जी चेंज होने लगेगी। तो देखो यहाँ एनर्जी चेंज कैसे हुई? यहाँ पे कुछ और एनर्जी थोड़ी बढ़ गई, ऐसे यहाँ से कुछ और एनर्जी यहाँ थोड़ी जाकर के बढ़ गई, ऐसे यहाँ। तो कुल मिलाकर के एनर्जी चेंज हो जाती है हर एक सॉलिड की, जैसे जैसे तुम उससे दूरी बनाते जाते हो, न्यूक्लियस से दूरी बनाते जाओगे, वैसे एनर्जी चेंज होती चली जाती है। तो इसे कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं बैंड थ्योरी से। तो दो टाइप के बैंड होते हैं, एक तो कंडक्शन बैंड और एक वैलेंस बैंड। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के मटेरियल होते हैं, तो बताया कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। इनके डिफरेंट बैंड है और डिफरेंट बैंड्स की डिफरेंट एनर्जीज है। जैसे अगर हम बात करें क्या कंडक्टर की, तो देखो ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप होते हैं कंडक्टर्स में, जिससे कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन इजीली कंडक्शन बैंड में जा सके। तुम जरा सा एनर्जी दे दो बाहर से, जरा सी बैट वोल्टेज दे दो, कंडक्शन में वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कूद करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और करंट इजीली फ्लो होने लगेगी। कोई दिक्कत नहीं है, हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। से अब इंसुलेटर की बात करते हैं। पहले इंसुलेटर के बीच में देखो गैप कितना काफी ज्यादा गैप है, और इस गैप को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप का मतलब कि इतनी एनर्जी दोगे जब तुम वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को, तब जाकर कूद करके कहां जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। तो उसकी एनर्जी होती है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा देनी पड़ेगी हमें। ये जो इन्हें कूद कर यहां पहुंचाना है तो हमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी वैलेंस बैंड को, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो उसने इंसुलेटर के जो इलेक्ट्रॉन्स है कूद करके जा नहीं सकते कंडक्शन बैंड में। लेकिन भाई अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, तो देखो ये बहुत मीटर पत्थर साबित होने वाला था हमारे लिए। कारण ये है कि इसको हम इजीली दे सकते हैं। इसके बीच का एनर्जी गैप जो है क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो इसका मतलब तुम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी दो और डायरेक्ट कूद करके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएगा? कंडक्शन बैंड में। तो करंट इजीली फ्लो हो जाएगी। और अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा दोगे, वो कम दोगे, ज्यादा दोगे तो नहीं पहुंचेगा। कुल मिलाकर के बाद देखा इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भैया हमारी बात थी किसकी बात? एनर्जी बैंड की बात। क्या एनर्जी बैंड की वजह से ही हम यहाँ क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन को समझ सकते हैं और एनर्जीज को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी बात। अब ऐसे ही हमारे पास क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स, ये हमें पढ़ना है।
क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को कंट्रोल करना सीख लिया है, तो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को कंट्रोल करेंगे कैसे वो देखते हैं। तो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स की तो दो टाइप के होते हैं, मैंने बताया है, इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर तो प्योर फॉर्म होती है सिलिकॉन की या जर्मेनियम की, जिसका आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वही जो एक्सट्रिंसिक टाइप होते हैं वो हमें बनाने पड़ते हैं, हम खुद बनाते हैं उनके अंदर सुटेबल इंप्यूरिटी मिला करके। अब इंप्यूरिटी क्या है? इंप्यूरिटी होती है दो टाइप की, एक तो पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी, एक ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी। पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी वो इंप्यूरिटी होती है जिसका आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, नहीं, पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी वो इंप्यूरिटी होती है जिसका आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, और ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी वो इंप्यूरिटी होती है जिसका आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो। पेंटावैलेंट का एग्जांपल फास्फोरस है, सबसे बड़ा एग्जांपल है, और ट्राइवैलेंट का एग्जांपल है आर्सेनिक, इससे बड़ा एग्जांपल कोई हो नहीं सकता इनका, है ना। तो अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, कुछ जैसे सिलिकॉन, ये इंटेंसिक टाइप, तो प्योर फॉर्म ऑफ लाइक सिलिकॉन जर्मेनियम, तो ये देखो प्योर फॉर्म होते हैं सिलिकॉन की। ऐसे के बाद 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, अभी चारों के चारों कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं अपने दूसरे वाले सिलिकॉन से। देखो ये वाला इससे बंधा हुआ है, ये वाला भी इससे, ये वाला भी इससे, ये वाला, क्योंकि पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, तो इसका आउटरमोस्ट शेल फिल हो चुका, इसका आउटरमोस्ट शेल फिल हो चुका, सबका आउटरमोस्ट शेल फिल हो चुका, कोई दिक्कत नहीं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 केल्विन टेंपरेचर पे, एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेंपरेचर है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसमें है? वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड में कुछ है नहीं, तो इस कंडीशन में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। इसका एनर्जी बैंड डायग्राम देख सकते हो तुम, 0 केल्विन पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां पे? वैलेंस बैंड में, और कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका वैलेंस में कोई करंट फ्लो नहीं होने वाली। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा टेंपरेचर इंक्रीज करेंगे, तो थोड़ा सा टेंपरेचर इंक्रीज करते ये बॉन्ड टूट जाएंगे, बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाने लगेंगे, और जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे वो अपना स्पेस छोड़ जाएंगे जहां होल्स क्रिएट हो जाएंगे। देखो ये बन गया होल्स, है ना, जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गए वहां नीचे अपना होल्स क्रिएट कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह छोड़ता है ना वहां एक होल क्रिएट हो जाता है, तो ऐसे ही होल क्रिएट हो चुका 0 केल्विन टेंपरेचर पे। तो सिलिकॉन की प्योर फॉर्म है और उसी का ये एनर्जी बैंड डायग्राम है, ठीक है। अब वही अगर हम बात करें एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर की, तो एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर जो पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी से बनाए जाते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन मतलब एक्स्ट्रा रह जाता है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर जो ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटीज बनाए जाते हैं जिसमें एक होल क्रिएट हो जाता है, जैसे यहाँ देखो। अब ये प्योर फॉर्म था सिलिकॉन का, इसमें हमने क्या किया? इंप्यूरिटी ऐड कर दी। इंप्यूरिटी मतलब पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी, अगर हमें एन टाइप का बनाना है, तो जैसे हम पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी ऐड करेंगे तो फास्फोरस क्या काम करेगा? फास्फोरस ऐड किया मतलब हमने, तो फास्फोरस क्या काम करेगा? इस सिलिकॉन को हटाएगा, खुद आ जाएगा यहाँ, तो देखो ये आया फास्फोरस, यहाँ आया, तो फास्फोरस के बाद तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, क्योंकि ये इससे बॉन्ड बना लेगा, 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 तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह गया, इसके बाद रहा नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। तो ऐसे ऐसे कितने फास्फोरस के एटम्स होंगे? करोड़ों फास्फोरस के एटम्स होंगे, तो यहाँ पे करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाएंगे, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। पीएन टाइप सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और यहीं पे अगर मैं इसके एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करूं तो देखो 0 केल्विन टेंपरेचर में कोई दिक्कत नहीं थी, वो प्योर फॉर्म में रहेगा, लेकिन जैसे हम टेंपरेचर थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे तो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर जाएंगे? वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। अब जो उसका अब चूंकि देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन्स ये लाइन को खींची हुई है, ये एनर्जी का डिफरेंस बता रहा, पहले एनर्जी इतनी थी, देखो यहाँ पे, यहाँ एनर्जी थी, अब ये लेवल घट करके यहाँ हो जाएगा 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे हो जाता है लेवल ये। क्यों होता है? क्योंकि जैसे हमने इंप्यूरिटी मिलाएंगे तो उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होंगे, तो यहाँ एक्सेप्टर कौन है? एक्सेप्टर, ये कंडक्शन बैंड है देखो, और नीचे क्या होता है? वैलेंस बैंड होता है यहाँ, तो कंडक्शन बैंड एक्सेप्टर लेवल का है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सारे के सारे ऊपर इधर को मूव हो जाएंगे, तो इसका क्या है? एनर्जी बैंड डायग्राम, है ना। अगर हम इसकी बात करें पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसा बनता है? इसमें ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी मिलाई जाती है। ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी क्या होता है? जिसका आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि आर्सेनिक यहाँ पे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अब जैसे हमने आर्सेनिक को रखा तो आर्सेनिक के 3 इलेक्ट्रॉन 3 सिलिकॉन से तो रिएक्ट कर लेंगे, लेकिन जो चौथा, अब ये सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा रहेगा ना यार, अरे ये वाला सिलिकॉन जो है तो इससे बॉन्ड नहीं बना पाएगा ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन तो पूरे हो गए, तो अब क्या होगा? इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन ये वाला अपनी जगह छोड़ेगा, आर्सेनिक पे चला जाएगा, और यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा? होल क्रिएट हो जाएगा। ऐसे कितने आर्सेनिक होंगे? करोड़ों आर्सेनिक होंगे, करोड़ों आर्सेनिक होंगे, तो करोड़ों होल्स क्रिएट हो जाएंगे, करोड़ों होल्स क्रिएट हो जाएंगे, तो मेजॉरिटी चार्ज के एड्रेस क्या आ जाएगा? होल्स। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में चूंकि पॉजिटिव होते हैं होल्स, तो इसलिए इसका नाम होल्स मेजॉरिटी चार्ज कह रहे हो। पी टाइप मतलब पॉजिटिव, इसका मतलब होल्स बने हैं यहाँ, और एन टाइप मतलब नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन बने हैं। तो इसका एनर्जी बैंड डायग्राम की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ क्या है? होल्स नीचे है, और ये वैलेंस बैंड है, कंडक्शन में वैलेंस बैंड में क्या बने? यहाँ होल्स ही तो बनेंगे, यहाँ वैलेंस बैंड में क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स ही तो थे, एक तो होल तो लगता है ये सब देंगे, क्योंकि 100% प्योर तो कोई चीज हो नहीं सकती ना, तो यहाँ, और यहाँ कंडक्शन बैंड में क्या है? होल्स। अब होल्स क्या है? एक्सेप्टर लेवल, को इलेक्ट्रॉन तो नीचे आएंगे, तो अब एक्सेप्टर कौन है? एक्सेप्टर है यहाँ ये वैलेंस बैंड, और यहाँ एक्सेप्टर कौन था? यहाँ एक्सेप्टर था कंडक्शन बैंड, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन बने थे ना, तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना है।
अब ऊपर के इलेक्ट्रॉनों को यहाँ नीचे आना है क्योंकि नीचे होल्स है, तो इसलिए एनर्जी लेवल नीचे आ जाएगा। देखो ये आया एनर्जी लेवल की लाइन, ये नीचे आई, और जबकि इस केस में कहाँ है, कंडक्शन बैंड के पास है, इस केस में कहाँ पे, वैलेंस बैंड के पास है। ये रीजन समझ में आया, क्योंकि एक्सेप्टर इस केस में एक्सेप्टर है, इस केस में ये कंडक्शन बैंड एक्सेप्टर है, यही तो फायदा है यहाँ। तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम था, और ये थे दो टाइप के सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। और तुम्हें पता है एक बात, जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक साथ मिक्स कर देते हैं तो नई डिवाइस बनती है जिसका नाम होता है डायोड या पीएन जंक्शन। और ये पीएन जंक्शन इतना इंपॉर्टेंट डिवाइस है कि अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देती है। ये देखो तुम, और डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के साथ साथ ये काफी सारी चीजें हैं जो हमें यूज करती है। कभी कभी तो पूरी अल्टरनेटिव करंट को पूरी डीसी करंट में कन्वर्ट कर देगी, और कभी कभी आधी अल्टरनेटिव करंट को आधी डीसी में कन्वर्ट कर देगी, जिसे बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। एज रेक्टिफायर की तरह भी वर्क करता है। तो कुल मिलाकर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब ये पढ़ते हैं हम क्या, पीएन जंक्शन डायोड या पीएन जंक्शन या डायोड, और ये जोड़ा कैसे जाएगा, फैब्रिकेशन मेथड से जोड़ा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पीएन जंक्शन डायोड। तो देखो अब बात करते हैं हम किसकी, पीएन जंक्शन की। पीएन जंक्शन क्या होता है, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर से ज्वाइन कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ फैब्रिकेशन मेथड, तब जो डिवाइस बनती है उसे पीएन जंक्शन बोलते हैं। अभी हमने करंट नहीं फ्लो करवाई इसके अंदर, तब ये पीएन जंक्शन है। करंट फ्लो करवाते ही ये बन जाएगा डायोड, और डायोड की तरह बिहेव करने लगेगा। कहने का मतलब ये पीएन जंक्शन वर्क्स एज ए डायोड, पीएन जंक्शन डायोड की तरह वर्क करता है जब हम उसके अंदर करंट फ्लो करवा देते हैं। करंट फ्लो करवाने से पहले वो पीएन जंक्शन ही है, ठीक है। तो यहीं पे बात करते हैं यहाँ क्या, कि पीएन जंक्शन को समझने से पहले कुछ थोड़ी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती है। सब इंपॉर्टेंट टर्म्स समझ लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल है पीएन जंक्शन, जिससे हमारी समझ में आ जाए। तो देखो यहाँ तो मैं कुछ चीज़ें दिख रही होंगी लिखी हुई, जैसे कि एक चीज़ होती है डिफ्यूजन करंट। देखो जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट करते हैं, तो देखो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर इसमें क्या है, होल्स है। देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर इसमें क्या है, होल्स है, और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो यहाँ बात क्या होगी कि होल्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर से पी टाइप में, और इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर से एन टाइप में, और थोड़े बहुत होल्स तो रह जाते हैं जिन्हें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं। इसमें भी थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे जिन्हें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहेंगे। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या है, डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट क्या होगी, मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट फ्लो होती है उसे डिफ्यूजन करंट कहते हैं। देखो यहाँ तुम देखो, जैसे हमने पी को एन से कनेक्ट किया तो कुछ होल्स इलेक्ट्रॉन की तरफ को भागे, कुछ इलेक्ट्रॉन होल्स की तरफ को भागे, तो ये कुछ डिफ्यूज हो गए, और चूंकि इन्हें बाहर से अब एक्सटर्नल एनर्जी मिलनी बंद हो गई, तो कुछ होल्स यहाँ करके डिफ्यूज होकर के रुक गए, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ करके डिफ्यूज होकर के रुक गए। तो इन्होंने एक लेयर बना ली यहाँ पे, जिन्होंने पीछे के फ्लो को ब्लॉक कर दिया। अब हमें लेयर तोड़नी पड़ेगी, इस लेयर को तोड़ने के लिए हमें बाहर से क्या देनी पड़ेगी, एक एक्सटर्नल एनर्जी, समझे नहीं, तभी ये लेयर टूटेगा, तभी इसके अंदर करंट फ्लो होगी। तो फिलहाल के लिए कौन से करंट है इसके अंदर, जो ये जिसकी वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, देखो डिफरेंट ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्रॉम पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर मूव टुवर्ड्स ईच अदर, तो वो करंट होगी डिफ्यूजन करंट। तो ये जो फ्लो हुई है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एक दूसरे की तरफ को, तब जो करंट बनी उसे डिफ्यूज करंट कहेंगे हम, ठीक है। यहीं पे हम बात करते हैं कौन से, ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट क्या होती है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट बनती है और वो डिफ्यूज के अपोजिट होगी। देखो होल्स इस तरफ को फ्लो हुए, इलेक्ट्रॉन इस तरफ को फ्लो हुए, तो डिफ्यूजन करंट बनी, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहाँ को फ्लो होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे फ्लो होंगे अपोजिट डायरेक्शन में, जब हम यहाँ बैटरी को पी टाइप और यहाँ एन टाइप कनेक्ट कर देंगे, मतलब पी टाइप को पॉजिटिव से जोड़ देंगे और एन टाइप को नेगेटिव से जोड़ेंगे, तो क्या होगा, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पी टाइप पॉजिटिव की तरफ को भागने लगेंगे, और यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल से ये नेगेटिव की तरफ को भागने लगेंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगेगी, जैसे हम ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। ड्रिफ्टिंग की वजह से तो करंट फ्लो हुई। अब किसकी ड्रिफ्टिंग, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की, बात याद रखना। अब अगली बात है डिप्लीशन लेयर। मैंने बताया वाली लेयर बन जाती है एक, इसे तोड़ना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं टूटेगी, जब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो सकता, जब तक करंट नहीं फ्लो होगी इसके अंदर। तो ये लेयर है, इस लेयर को डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक देती है। अब डिप्लीशन लेयर बनी कैसे, इनके डिफ्यूजन की वजह से, कुछ होल्स यहाँ आकर के डिफ्यूज हो गए, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ करके डिफ्यूज हो गए। इसकी थिकनेस कितनी होती है, आई थिंक 10⁻⁻6 टू 10⁻⁸ मीटर के ऑर्डर की होती होगी शायद, है ना। बाकी मुझे एक्जैक्टली डेटा याद नहीं है, बाकी लिखा रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ देख लेना कितना ऑर्डर की होती है। अब बात आती है किसके, ब्रेक डाउन वोल्टेज की। ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होते हैं कि इस डिप्लीशन लेयर को तोड़ने के लिए जो वोल्टेज चाहिए होते हैं उसे ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। अब डिप्लीशन लेयर को तोड़ने के लिए कितने वोल्टेज चाहिए, देखो अगर ये पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का बना है तो 0.7 वोल्ट चाहिए इसे तोड़ने के लिए, और अगर ये सेमीकंडक्टर जर्मेनियम का बना है तो 0.3 वोल्ट चाहिए। तो मतलब 0.7 वोल्ट जो होंगे ये क्या होंगे, ब्रेक डाउन वोल्टेज। कि अगर हमने 0.7 वोल्ट दे दिए इसे, और किसका बना हुआ है, सिलिकॉन का, तो ये डिप्लीशन लेयर टूट जाएगी और करंट फ्लो होने लगेगी, है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर ये जर्मेनियम का बना हुआ है तो हमें 0.3 वोल्ट देना है, तब करंट फ्लो होने लगेगी। तो कुल मिला के पीएन जंक्शन है,
और ये डिप्लीशन लेयर क्या क्रिएट कर देती है, एक बैरियर की तरह बिहेव करती है, जिसे पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, कि जब तक ये डिप्लीशन लेयर नहीं टूटेगी तब तक इसमें करंट फ्लो होने का कोई चांस बनता ही नहीं है बॉस। करंट फ्लो करवानी है तो डिप्लीशन लेयर को तोड़ना पड़ेगा, समझे नहीं। और जिस पॉइंट पे या जिस पोटेंशियल पे डिप्लीशन लेयर टूट जाती है उसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं या नी वोल्टेज कहते हैं, के नी वोल्टेज, है ना। तो कुल मिला के ये कुछ बातें थी किसकी, पीएन जंक्शन की। अब इस पीएन जंक्शन को डायोड की तरह बिहेव करवा सकते हैं हम इसमें बैटरी को कनेक्ट करके। अब इस पीएन जंक्शन को हम डायोड की तरह वर्क करवाते हैं। अब जब पीएन जंक्शन को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी से कनेक्ट करने के भी दो तरीके हैं, क्योंकि मैंने बताया जो डिवाइस है ये कंट्रोल कर देती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, एक बार इसे फॉरवर्ड बायस करके और एक बार इसे निगेटिव रिवर्स बायस करके। बायसिंग का मतलब क्या होता है, इस डायोड को बैटरी से कनेक्ट कर दो तो ये बायस हो गई, है ना। तो बैटरी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, दो टाइप से। एक तो जब पी टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और एन टाइप को निगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो वो जो बायसिंग होगी उसे फॉरवर्ड बायसिंग कहेंगे। और एक बार जब पी टाइप को निगेटिव से कनेक्ट करेंगे और एन टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो उसे बोलते हैं रिवर्स बायस, रिवर्स बायसिंग हो जाएगी। अब कमाल की बात यह है, दोनों ही कंडीशन में करंट फ्लो होती है, यही तो कंट्रोल फ्लो ऑफ करंट है। दोनों ही कंडीशन में करंट फ्लो होगी तो उस करंट के फ्लो को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके सिंबल की बात करूँ, क्योंकि बार बार इतना बड़ा बनाना पॉसिबल तो नहीं होगा, है ना। पीएन जंक्शन के सिंबल की बात करूँ, जिसे डायोड भी कहते हैं, ध्यान रखना डायोड। तो डायोड का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पे ये ट्रायंगुलर बनाया और यहाँ पे बना दिया, ये ऐसे और ये ऐसे, इसे बोलते हैं क्या हम पी, और ये क्या बोलते हैं एन हिस्सा। ये वाला हिस्सा एन होता है, वो वाला हिस्सा क्या होता है पी। तो यहां से मतलब हम इसे कनेक्ट करके डायोड की तरह क्या करवा सकते हैं, वर्क करवा सकते हैं डायोड की तरह। अब इसकी बायसिंग की बात करते हैं कि बायसिंग कैसे होती है, किसी भी डायोड की या पीएन जंक्शन की बायसिंग कैसे की जाती है। तो देखो दो टाइप की बायसिंग होती है हमारे पास, है ना। बायसिंग की अगर हम बात करें तो दो टाइप की बायसिंग होगी, एक तो फॉरवर्ड बायसिंग और एक रिवर्स बायसिंग। चलिए तो देखो इसे तो मैं मिटाऊंगा नहीं, ये तो सही है, रहने दो इसे यहीं पे, ठीक है। इसी की बायसिंग की बात कर लेंगे हम एक बार से, है ना। यहाँ पे इसे हम इसे ही बना देते हैं, पूरा बना दो पहले इसे। ये हुआ और यहाँ से ये हुआ, है ना। तो देखो बायसिंग की अगर हम बात करें तो बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, या क्या कह देते हैं इसे, डायोड भी कहते हैं, ये बात याद रखना, ठीक। पीएन जंक्शन या डायोड। तो दो टाइप के बायसिंग होते हैं। नंबर फर्स्ट होते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक। और सेकंड बायसिंग क्या होती है, रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या होता है, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो देखो कनेक्ट करके देखते हैं, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसके हिस्से को हम किससे कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव से, ये कनेक्ट कर दिया से निगेटिव से, ये कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से होने लगेगा, ठीक है। चलिए बढ़िया बात है। अब हम जानते हैं, देखो डायोड का सिंबल तो ये है, तुम जानते हो ये डायोड का सिंबल है, याद रखना। ये पी टाइप हिस्सा होता है और ये एन टाइप हिस्सा होता है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, जैसे तुमने इसे फॉरवर्ड बायस किया तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये वाली पोलैरिटी पॉजिटिव हो जाएगी, इस निगेटिव की वजह से वाली पोलैरिटी निगेटिव हो जाएगी। अब इसके अंदर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, जो कि होल्स हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है पी टाइप में, होल्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है एन टाइप में, माइनॉरिटी कह रहा बार बार। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है पी टाइप में, होल्स, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या होगा, ये वाले होल्स इससे रिपल्शन फील करवाएंगे, ये वाला इससे रिपल्शन फील करवाएंगे, तो इस तरफ को मूव करने लगेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए इसका नाम फॉरवर्ड बायसिंग है। देखो ऐसे मूव करने लगेंगे यहाँ, है ना। ये जो करंट बन रही है ये डिफ्यूजन करंट है, इसी में बता रहा था। ये वाली करंट कौन सी है, डिफ्यूजन करंट, ये जा रही देखो, है ना, ये बन रही, ये कुछ इस तरह से जाने लगेंगे इस तरफ को ऐसे, और ऐसे ये कहाँ को भागेंगे, इस तरफ को, क्योंकि रिपल्शन फील कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिव की वजह से, ये ऐसे भागेंगे, ये जा रहे देखो, यहाँ इस तरफ को ये जाने लगेंगे। तो होगा क्या एक्चुअल में, अब इस लेयर को तोड़ना पड़ेगा। अगर ये लेयर नहीं टूटी तो बात ही नहीं, करंट ही नहीं फ्लो होगी ना। अब इस लेयर को तोड़ना पड़ेगा। तो मान लो मैंने सिलिकॉन का बना रखा है, तो कितने वोल्ट देने पड़ेंगे, 0.7 वोल्ट तो देने ही पड़ेंगे, तभी तो टूटेगी लेयर। तो अगर मैं इसके ग्राफ ड्रॉ करूँ, यहाँ पे वी कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करें, IV कैरेक्टरिस्टिक, ये इंपॉर्टेंट होती है भाई। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, देखो जरा। IV कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये है कि देखो यहाँ पे हमने ये लिया और ये लिया, ये गया, ये करंट है
और ये क्या है, वोल्टेज है। बात सिंपल है, ये 0 है। मैंने बताया कि करंट कब फ्लो होगी, जब 0.7 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज दे देंगे। तो मान लो यहाँ पे वो 0.7 वोल्ट का बैरियर है, इसके बाद पोटेंशियल आगे बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे तुम मान लो तुमने स्टार्टिंग में 0.1 वोल्ट दिए, तो क्या करंट बनेगी इसमें? नहीं बनेगी। करंट कैसे बन जाएगी भला? क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि बैरियर है ना बीच में, ये टूटी नहीं लेयर। तो मतलब तुम वोल्टेज बढ़ा रहे हो आगे, देखो करंट की जो ग्राफ है वैसे रहेगा। देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, कोई ऐसे दिखा दूँ अगर मैं, यहाँ तो देखो ये ऐसे ही। अब 0.2 दिए तो भी कुछ नहीं होगा, 0.3 दिए तो भी कुछ नहीं होगा, 0.4 दिए तो भी कुछ नहीं। अब 0.7 देते ही थोड़ा सा टूटा और अचानक से ड्रास्टिकली करंट इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे 0.7 को पार करते ही करंट ड्रास्टिकली इंक्रीज होगी एक्सपोनेंशियली। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो वोल्टेज थे यहाँ पे टूट गया। इसी वोल्टेज का नाम है क्या? नी वोल्टेज। क्या कहते हैं? नी वोल्टेज या ब्रेक डाउन वोल्टेज। यहाँ से फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट इजीली फ्लो हो जाएगी, डिप्लीशन खत्म और इलेक्ट्रॉन अपना प्यार करने लगेंगे, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये तो बात थी किसकी? फॉरवर्ड बायसिंग की। अब ध्यान रखना है मिली एमीटर में करंट को मेजर किया जाता है फॉरवर्ड बायसिंग में, मिली एमीटर है ना, बहुत स्मॉल करंट। अब इसी चीज को हम दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, किस डायरेक्शन में? रिवर्स डायरेक्शन में। अब हम अगर रिवर्स, ये कौन सी बायसिंग थी? फॉरवर्ड बायसिंग थी, याद रखना है, फॉरवर्ड बायसिंग। ये तो फॉरवर्ड बायसिंग थी भैया बात, है ना। तो फॉरवर्ड बायसिंग के लिए ये फिगर बनेगा दोबारा से और ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक बना लिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें किसके? रिवर्स बायसिंग के, तो रिवर्स बायसिंग में क्या होगा? देखो रिवर्स बायसिंग का कमाल। इसमें फॉरवर्ड को क्या लिख दूं? रिवर्स लिख दूं यहाँ पे। तो रिवर्स बायसिंग में क्या हो जाएगा? केवल जरा सा अंतर है बस, रिवर्स बायसिंग में इसे क्या कर दो? निगेटिव, और इसे क्या कर दो? पॉजिटिव। अब जैसे ही तुमने इसे निगेटिव और इसे पॉजिटिव किया तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक तो चेंज हो जाना चाहिए, बिल्कुल चेंज हो जाएगा भैया। तो देखो कैसे चेंज होगा ये। अब यहां देखते हैं बात, जैसे ये निगेटिव हुआ तो ये पोलैरिटी क्या हो गई? निगेटिव, और ये वाली पोलैरिटी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। अब क्या होगा जब ये पोलैरिटी चेंज आया इसमें, तो होल्स जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भाग रहे थे वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भागने लगेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में भागने लगेंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवर्स डायरेक्शन में भागने लगेंगे और इस तरफ को जाने लगेंगे, है ना। तो अब क्या होगा? अब ये डिप्लीशन लेयर मोटी होती चली जाएगी, क्योंकि ये वाले होल्स भी इस तरफ को जाने की कोशिश करेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ को जाने की कोशिश करेंगे। डिप्लीशन लेयर मोटी होती चली जाएगी, मोटी होती चली जाएगी, मोटी होती चली जाएगी। इसका मतलब करंट बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी, करंट तो फ्लो ही नहीं होगी। जैसे कि अगर तुम यहाँ आईवी कैरेक्टरिस्टिक की बात करो, देखो इसका इंपॉर्टेंट ग्राफ आईवी कैरेक्टरिस्टिक का, यहाँ से है ना, ये बनाया हमने। ये कौन सी करंट है? आई माइक्रो एमीटर में करंट है, ध्यान रखना। और ये वोल्टेज है, ये निगेटिव वोल्टेज है और ये पॉजिटिव वोल्टेज है। अब क्या होगा यहाँ? जैसे निगेटिव है ना, रिवर्स डायरेक्शन में। अब जैसे जैसे तुम वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो करंट तो बढ़ ही नहीं रही ना, और डिप्लीशन मोटी होती जा रही है। तो कुल मिला के देखो, यहाँ से अगर मैं ग्राफ की बात करूँ, रिवर्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ से बात करें तो ये तो बिल्कुल बढ़ेगी नहीं। बस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से थोड़ी बहुत दिखाई देगी, बाकी और कुछ नहीं, है ना, बढ़ेगी नहीं। ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, कितनी बढ़ा लो चलता रहेगा। डिप्लीशन बड़ी होकर के यहाँ आ गई, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, एक टाइम आएगा पूरे सेमीकंडक्टर में समा जाएगी। जब पूरे सेमीकंडक्टर में डिप्लीशन लेयर समा गई तब तो डिप्लीशन लेयर है ही नहीं, डिप्लीशन लेयर तो खत्म हो चुकी, अब तो है ही नहीं। जो रोकने वाली चीज थी डिप्लीशन लेयर वही खत्म हो गई ना, वो मोटी होती होते बहुत बड़ी थिक हो गई। जब मोटी हो तो खत्म हो गई तो अब फिर से ड्रास्टिकली करंट इंक्रीज होगी, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। कैसे? देखो यहाँ चलते 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 छू, ऐसे करंट ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगी निगेटिव डायरेक्शन में। इस पॉइंट पे क्या हुआ? डिप्लीशन लेयर विलुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट कर गई। ठीक है ना बात। तो ये बात है भैया रानी की हमारी यहाँ। और माइनॉरिटी चार्ज करके वजह बहुत ज़्यादा से करंट देखने को मिलेगी, उसको तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं, कुछ इस तरह से हल्की सी करंट देखने को मिलेगी हमें। तो ये था भाई आईवी कैरेक्टरिस्टिक फॉर रिवर्स बायसिंग, और वो था आईवी कैरेक्टरिस्टिक फॉर फॉरवर्ड बायसिंग। तो रिवर्स और फॉरवर्ड बायसिंग में तुम समझ सकते हो अंतर। ये एरो सारे चेंज कर देना भाई, कभी सोचो कि एरो कैसे लगा रखे हैं। ये एरो अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं। अब यही जो डायोड है ना, ये किसकी तरह बिहेव करता है? एज ए रेक्टिफायर, और ये अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में भी कन्वर्ट कर देता है। तो खैर चलिए बात करते हैं किसकी? रेक्टिफायर्स की। कि जब हमने देखा कि पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में करंट को तो पास कर देता है और रिवर्स बायसिंग में करंट को ब्लॉक कर सकता है, तो इस चीज का क्यों ना फायदा उठाया जाए। और यही साइंटिस्टों का दिमाग चला और उन्होंने फायदा उठाया और बना लाडी एक डिवाइस जिसका नाम था रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर का काम क्या होता है? जो पल्सेटिंग एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर दे, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर दे। लेकिन पल्सेटिंग होनी चाहिए, और पल्सेटिंग में कन्वर्ट करेगा। और तुम्हें स्टेट डीसी चाहिए ना, तो फिल्टर लगाना पड़ेगा, वो बात इंजीनियरिंग की है, फिलहाल छोड़ो यहाँ। तो कहने का मतलब यह है कि हम डायोड को ऐसे रेक्टिफायर यूज कर सकते हैं, और दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं। खैर कहने वाली बात यह है
खैर बात यहाँ ये है कि हम डायोड को या पीएन जंक्शन को एज ए रेक्टिफायर यूज कर सकते हैं और दो तरीके से वो रेक्टिफाई कर सकता है वेव को, एक तो हाफ तरीके से, एक फुल तरीके से। तो नाम भी वही पड़ा है, हाफ वेव रेक्टिफायर, जो हाफ वेव को रेक्टिफाई कर दे, मतलब निगेटिव वाली वेव को रेक्टिफाई कर दे वो हाफ वेव बन जाएगी, और जो पूरी की पूरी वेव को भी रेक्टिफाई कर दे वो फुल वेव बन जाएगा। तो फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो बात यहां करते हैं किसकी, हाफ वेव रेक्टिफायर की। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या क्या चाहिए, एक डायोड चाहिए, पीएन जंक्शन या डायोड, एक लोड रजिस्टर चाहिए जहां पे हम क्या कर सकते हैं, हमें चाहिए कि कहां आउटपुट मिलेगी, एक ट्रांसफार्मर चाहिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और अल्टरनेटिंग सोर्स जो हम इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। तो देखो क्या होगा वर्किंग में, क्या होगा कि जैसे फर्स्ट हाफ साइकिल, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल एंटर करती है, तो उस हिसाब से ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये वाला पोलैरिटी निगेटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव और ये भी क्या हो जाएगी, निगेटिव। चूंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो क्या कर देगा, पोटेंशियल को डिक्रीज कर देगा। तो तुम जानते हो ये वाला पी हिस्सा होता है, ये एन हिस्सा होता है, तो ये पॉजिटिव और ये पी, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ चुका है। इसका मतलब क्या होगा, डायोड करंट को पास कर देगा, ये फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाएगा। तो डायोड इज इन फॉरवर्ड बायसिंग, तो करंट को पास करेगा और हमें एज इट इज इस लोड रजिस्टर पर, तो हमें एज इट इज इस लोड रजिस्टर पर आउटपुट मिल जाएगी। तो ये वाला जो फर्स्ट हाफ साइकिल है ना, फर्स्ट हाफ साइकिल केवल ये वाली यहां से यहां तक की ये वाली फर्स्ट हाफ साइकिल एज इट इज मिल जाएगी यहां पे, क्योंकि डायोड ने इसे पास कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या होगा, जैसे निगेटिव हाफ साइकिल चलेगी जो पीछे वाली है, तो ये वाली टर्मिनल निगेटिव हो जाएगा और ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। उसी के हिसाब से ये वाला निगेटिव हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जब ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये निगेटिव पी टाइप से जुड़ जाएगा और पॉजिटिव एन टाइप से जुड़ जाएगा। तो डायोड विल बी रिवर्स बायसिंग, और डायोड रिवर्स बायसिंग होगा तो क्या करेगा, करंट को ब्लॉक कर देगा, और करंट को ब्लॉक कर देगा, करंट मिलेगी नहीं, मतलब हमें यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ केवल खाली स्थान मिलेगा, एक फिल इन, एक हमें ब्लैंक मिलेगा, कुछ होगा ही नहीं यहाँ। तो अब क्या होगा, जैसे थर्ड हाफ साइकिल चलेगी वो भी पॉजिटिव वाली, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये वाला टर्मिनल निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो होगा क्या, डायोड फिर से फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगा और ये करंट को क्या कर देगा, पास कर सकता है। करंट को पास करते ही यहाँ पे फिर हमें एज इट इज ये वाली साइकिल मिल जाएगी। ये प्रोसेस चलता रहेगा, हमें ऐसी पल्सेटिंग डीसी मिलती रहेगी। तो कुल मिलाकर के इसने क्या किया, रेक्टिफाई कर दिया पल्सेटिंग एसी को पल्सेटिंग डीसी में। सारी के सारी नीचे की जो निगेटिव एसी थी उसे पॉजिटिव में, मतलब निगेटिव जो एसी उसे रेक्टिफाई करते हैं, खत्म ही कर दिया। तो ये है। अब हम इसके वर्किंग कंस्ट्रक्शन को देखना हो लिखने के लिए, तो तुम्हें साइड में पिक्चर आ भी रही होगी, इसमें से नोट्स बना लेना, आराम से उतार सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं, आराम से कर सकते हैं। समझाने वाली बातें ये थी यहाँ पे, है ना। तो वोल्टेज कैसे घटे, कैसे बढ़े, कैसा वोल्टेज गेन हुआ, कैसे क्या हुआ, वो सारी भी चीजें देखेंगे, एक दो न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो खैर ये तो हाफ वेव की बात थी। अब बात करते हैं इसकी फुल वेव रेक्टिफायर की। तो फुल वेव रेक्टिफायर में तो कुछ है नहीं। फुल वेव रेक्टिफायर में बस हमें कितने जंक्शन डायोड की जरूरत है, दो जंक्शन डायोड की जरूरत है, एक ऊपर और एक नीचे। और वो पूरी की पूरी वेव को क्या कर देगा, रेक्टिफाई कर देगा। देखो देखते हैं कैसे। तो बात यहाँ पे लिखते हैं, हम इसे यहीं पे चेंज कर देते हैं, लिख देते हैं फुल वेव, है ना। ये क्या हो जाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। और हमें क्या चाहिए, वी नीड ए वन डायोड एक्स्ट्रा। तो हमें एक एक्स्ट्रा डायोड चाहिए और हम उसे भी बिल्कुल, अब हम उसे भी बिल्कुल वैसे ही कनेक्ट कर देंगे जैसे इसे कनेक्ट किया है, बिल्कुल इसी पोजीशन में। ये कर दिया भाई, ये P और ये N। अब इसकी वर्किंग की अगर हम बात करें तो वर्किंग में क्या होगा इसकी, देखो कंस्ट्रक्शन तो वही है क्या कि अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे लोड रजिस्टर कहां पे आ जाएगा, ये लोड रजिस्टर हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ये यहाँ पे ये रहा, है ना। चलिए ये लोड रजिस्टर है क्या, RN। तो वहां आउटपुट मिलेगी हमें। तो देखो क्या होना है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में, क्या क्या है, दो डायोड चाहिए। एक डायोड का नाम क्या दिया हमने, D1, और एक डायोड का नाम क्या दिया हमने, D2। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहिए और एक लोड रजिस्टर चाहिए, वेयर वी वांट टू गेट आउटपुट। अब हम क्या करते हैं, सप्लाई देना स्टार्ट करते हैं। हमने जैसे सप्लाई ऑन की तो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात आती है। जैसे फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल एंटर करती है अंदर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। ड्यू टू दिस ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। इससे क्या होगा, ऊपर वाला डायोड किस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग में। नीचे वाला डायोड किस में हो जाएगा, रिवर्स बायसिंग में। क्यों, क्योंकि P पॉजिटिव से कनेक्ट है और ये P निगेटिव से कनेक्ट है। देखो कितनी कमाल की बात है। तो इसका मतलब ये किस में हो जाएगा, रिवर्स बायसिंग में हो जाएगा, और ये किस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाएगा। जब ये फॉरवर्ड में है, ये रिवर्स में, तो ये करंट को क्या करेगा, पास कर देगा, और ये क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। तो वी विल गेट द आउटपुट हियर लाइक दिस, मतलब हमें पूरा का पूरा हिस्सा यहाँ एज इट इज मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं।
आराम से हो सकता है सब कुछ, बढ़िया बात है। अब क्या होगा, जैसे सेकंड हाफ साइकिल चलेगी तो ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, निगेटिव, ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल निगेटिव, ये टर्मिनल पॉजिटिव। अब क्या होगा, ऊपर वाला डायोड तो हो जाएगा रिवर्स बायसिंग में और नीचे वाला डायोड किसमें हो जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग में। अब ऊपर वाला तो करंट को ब्लॉक कर देगा, सो सिंपल, लेकिन नीचे वाला क्या करेगा, नीचे वाला करंट को पास कर देगा। बढ़िया बात है। जैसे नीचे वाला पास करेगा हमें फिर से यहाँ ऐसे ही आउटपुट मिल जाएगी, क्योंकि ये वाला हिस्सा एज इट इज वहां मिला हमें, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जैसे थर्ड हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल चली तो ये पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, फिर से फॉरवर्ड बायसिंग में, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, फिर से रिवर्स बायसिंग में। तो सो सिंपल, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, फिर से ऐसे करंट को पास कर देगा। तो कुल मिला के ये सिलसिला चलता रहेगा, है ना, ऐसे। और हमें पल्सेटिंग एसी एज इट इज मिल जाएगी एज ए फुल वेव, इसे बोलते हैं फुल वेव, फुल वेव, ठीक। तो बड़ा आसान था इसे समझना। हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर को, मतलब पीएन जंक्शन डायोड को हाफ वेव और फुल वेव एज ए रेक्टिफायर, हम पीएन जंक्शन डायोड को एज ए हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर यूज कर सकते हैं। ये बात तुम समझ चुके होगे यहाँ। और इससे क्या हो रहा, पल्सेटिंग एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट किया। मान लो हमें इस डीसी से स्ट्रेट डीसी चाहिए, क्योंकि बैटरी से तो स्ट्रेट डीसी मिलती है, पल्सेटिंग तो मिलती नहीं। तो क्या होगा, तो आगे फिल्टर लगा दो। फिल्टर क्या है, वो हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं ना, सिलेबस में नहीं है ना। तो खैर, अब छोटी छोटी टर्म्स की बात करते हैं, इनसे रिलेटेड क्या टर्म्स है, क्या फॉर्मूले और कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है। तो खैर देखो, एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है डायोड और रेक्टिफायर से रिलेटेड, जिसका नाम है डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होता है, रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन वोल्टेज टू द स्मॉल चेंज इन करंट। मतलब जितना चेंज वोल्टेज में आया और जितना चेंज करंट में आया, तो उन दोनों का रेशियो जो होगा वो डायनामिक रेजिस्टेंस कहलाएगा किसी भी डायोड का। और ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक का उल्टा होता है। देखो V नीचे होता है आईवी कैरेक्टरिस्टिक में और I ऊपर। इसकी जब हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप जो आएगी, स्लोप कैसे निकालते हैं, तुम जानते हो स्लोप थीटा tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में क्या आ रहा I, बेस में क्या आ रहा V। लेकिन हमारे पास फॉर्मूला क्या है, V अपॉन I, मतलब रेसिप्रोकल होता है। आईवी कैरेक्टरिस्टिक के ग्राफ का रेसिप्रोकल होता है, मतलब आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ की स्लोप का रेसिप्रोकल होता है डायनामिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये यूज कहां होगा, इसके फॉर्मूले क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा हमसे, तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पे, इसे पढ़ लो, मैंने फिगर बनाया जिससे मैं भी कर सकूं। से क्वेश्चन पढ़ो आराम से, क्या लिखा है देखो, दिख रहा होगा। इसमें हमसे पूछा गया है क्या, कि एक सिलिकॉन का क्या दे रखा है, ग्राफ दे रखा है फॉरवर्ड बायसिंग में, और हमसे कहा गया कि अगर आईडी 15 मिली एम्पियर है और वीडी -10 वोल्ट है, तो आरडी बताना दोनों केस में। आरडी मतलब डायनामिक रेजिस्टेंस। तो देखो खैर यहाँ पे बात करते हैं आईडी। फर्स्ट केस की बात करें अगर हम, यहाँ आराम से देख सकते हैं कितना डायनामिक रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है आरडी इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। साफ साफ दिख रहा होगा तुम लोगों को ये। अब देखो कितना चेंज हुआ वोल्टेज में, 0.7 से 0.8। करंट में कितना चेंज हुआ, 10 से 20। देखो ये वाली लाइन ये जा रही 10, ये वाली लाइन जा रही 20 वाली, ठीक है। तो चेंज क्या होता है, V2 माइनस V मतलब 0.8 माइनस 0.7 अपॉन करंट कितनी चेंज हुई, 20 और माइनस के 10। कुल मिलाकर के बात ये, तो क्या है, मिली एम्पियर है ना। तो अब 0.1 मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करो, 10 into 10 to the power -3। तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, 10 ओम आ जाएगा आरडी फर्स्ट केस में। सेकंड केस की अगर हम बात करें तो सेकंड केस में क्या पूछा है, देखो VD कौन सा पॉइंट टेबल, इस VD कितना गिवन है हमें, VD साफ साफ गिवन है -10 वोल्ट। इस VD पे I कितने का, देखो ये नीचे वाला I है, ये देखा कितना I कितना है हमारे पास, ID -1 माइक्रो एम्पियर। हम इसका डायनामिक रेजिस्टेंस निकालें तो RD इक्वल टू कर सकते हैं वही सेक्टर फार्मूला, VD अपॉन ID, ये चेंज है ना। तो VD कितना है -10, ID कितना है -1 into 10 to the power -6। -1 का तो क्या आएगा 10 to the power 7 ओम। लो भाई बड़ा सिंपल था ये तो, है ना। ओ ठीक है, तो इतना सिंपल क्वेश्चन था। कुल मिला के हम कर सकते हैं आसानी क्वेश्चन ये। और ऐसे न्यूमेरिकल आ जाते हैं सिंपल सिंपल से। और सर्किट जैसे न्यूमेरिकल आते हैं, देखो जैसे कि एक दो सर्किट वाले न्यूमेरिकल करा देता हूं मैं तुम्हें, ठीक।